नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का दिन है। आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का हुनर है, हौसला है, ताकत है, काबिलियत है। आज हमारी नेवी को देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया। आज आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित कर दिया गया। आधुनिक हथियारों से लैस, मिसाइल्स, तोपों, बम, गोला बारूद और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस फाइटर जेट्स को साथ लेकर चलने वाला दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक विक्रांत आज से भारत की सुरक्षा में तैनात हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित किया। आज मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत सशक्त भारत की शक्तिशाली तस्वीर पेश कर रहा है। यह भारत की मजबूत इच्छा शक्ति और लक्ष्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होने का सबूत है। विक्रांत विशाल है, विशिष्ट है और विराट है। आजादी के अमृत महोत्सव का अमृत है। मैं आपको बताऊं कि मोदी ने यह सब क्यों कहा, विक्रांत की खासियत क्या है, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय नौसेना को यह विक्रांत कितना मजबूत बनाएगा। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सिर्फ एक जहाज ही तो मिला है। आजादी के 75 साल के बाद अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को मिल भी गया तो कौन सी बड़ी बात है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आईएनएस विक्रांत में ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण यह एयरक्राफ्ट भारत का गौरव बन गया है। यह एक नए इतिहास की शुरुआत है। दुनिया के कौन कौन से मुल्कों में ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आज मोदी ने क्यों कहा कि आईएनएस विक्रांत का कमीशन नए सूर्य का उदय है और हम इस महान पल के साक्षी बन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पुराना आईएनएस विक्रांत था वो 1997 में 1997 में रिटायर हो गया था, जिसके बाद भारत के पास पहले आईएनएस विराट और उसके बाद आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर रहा। यानी 25 साल से हमारी नेवी के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जिससे किसी तरह से काम चलाया जा रहा था। बरसों के इंतजार के बाद दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत आज नौसेना में शामिल किया गया। लेकिन यह विशाल जहाज खास है क्योंकि न सिर्फ स्वदेशी है बल्कि पुराने युद्धपोत से पूरी तरह अलग है, बड़ा है, आधुनिक है। इसकी ताकत, दुश्मन से लड़ने की क्षमता और एडवांस तकनीक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज एक और बड़ी बात हुई, नेवी को नया निशान मिला। नेवी के झंडे में सेंट जॉर्ज क्रॉस के निशान की जगह अब सिर्फ तिरंगा और अशोक स्तंभ आ गया और साथ ही आया शिवाजी महाराज को समर्पित नया निशान। इस नए निशान के इतिहास को भी समझने की जरूरत है। तो पहले संक्षेप में देख लेते हैं विशाल, विहंगम और विशेष विक्रांत कितना शक्तिशाली है, क्यों आज पूरी दुनिया इसकी तरफ देख रही है। विमान वाहक पोत, शत्रु के लिए विनाशकारी शक्ति। हमारे और बहुआयामी भारतीय नौसेना जो हमेशा जुड़ी है देश की समृद्धि, विकास और विश्व में राष्ट्र की प्रतिष्ठा से। इस जिम्मेदारी को निभाने में विमान वाहक पोत हैं नौसेना के कर्मठ साथी। एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित कैरियर बैटल ग्रुप यानी सीबीजी की विश्वसनीय आक्रामकता, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के बावजूद दुश्मन के समुद्री जहाजों और विमानों से उठती चुनौतियों और खतरों का जवाब तुरंत दिया जाना जरूरी है। इसलिए हर क्षण हवाई शक्ति महत्वपूर्ण है। हवाई शक्ति के लिए नौसेना को तटों पर सीमित नहीं किया जा सकता। युद्ध नीति की दृष्टि से भी एयरक्राफ्ट कैरियर के कई लाभ हैं। ये 24 घंटे में 1000 किलोमीटर तक अपनी जगह बदल सकता है। अपने चारों तरफ 400 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज कर सकता है। नतीजा, इसकी तैनाती कहीं भी की जा सकती है, बहुत ही कम समय में।
नया विक्रांत पहला विमान वाहक पोत है जिसका डिजाइन तैयार हुआ और निर्माण हुआ पूरी तरह भारत में। यह है पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी IAC-1 है आत्मनिर्भर भारत की उत्कृष्ट उपलब्धि। जो एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकते हैं, हमें अपनी इस क्षमता का भरपूर उपयोग करना चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर एक विशाल और मजबूत जहाज ही नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक वचन है। भारत एक परिपक्व और जिम्मेदार समुद्री शक्ति बना रहे। भारत की सीमाओं के इस विशाल प्रहरी INS विक्रांत को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि पोर्ट पर कमीशन किया। कमीशन किए जाने का मतलब है इसे इंडियन नेवी के हवाले कर दिया गया। यानी अब तक INS विक्रांत अपने सभी टेस्ट में पास हुआ। अब नेवी इसको समुद्र में असली हालात में आजमाएगी। अगले 1 साल में INS विक्रांत को फुली ऑपरेशनल बनाएगी। पिछले 8 साल से इसके अलग अलग फेज के ट्रायल चल रहे थे। अब नेवी इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्री जंग के असली मोर्चे पर अपने हिसाब से परखेगी, ऑपरेशनल बनाएगी ताकि उसे भारत की समुद्री सरहदों की हिफाजत करने के लिए पूरी तरह तैनात किया जा सके। INS विक्रांत को कमीशन किए जाने के साथ ही भारत दुनिया का 6ठा ऐसा मुल्क बन गया जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना के पास ही अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटी थी। आजादी के 75 साल पूरे होने के साल में भारत के इंजीनियर्स ने यह कमाल करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब INS विक्रांत कैरियर का कमीशन किया तो मौके पर मौजूद लोगों ने वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो की जय के नारे लगाए। इसी ब्यूरो ने विक्रांत को डिजाइन किया जिसे आज नेवी को सौंपा गया। INS विक्रांत भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज है। ये आत्मनिर्भर भारत मिशन की कामयाबी की भी मिसाल है और भारत के सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रतीक भी है। समुद्र में निगरानी और जंग के लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत ने स्वदेश में बनाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, एक नया इतिहास रचा है। विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्य पुण्य पंथ है,
प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। आईएनएस विक्रांत को कमीशन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में डेक पर हेलीकॉप्टर से फ्लाई पास्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फ्लाई पास्ट की सलामी ली। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर चहलकदमी भी की और इसके विराट स्वरूप का एहसास किया। मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूं जिससे पता लगेगा कि भारत ने आज कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आईएनएस विक्रांत समंदर में तैरता हुआ एयरपोर्ट है। इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। आईएनएस विक्रांत में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। जहाज पर अपने 8 पावर हाउस हैं। 400 किलोमीटर तक नजर रखने वाले रडार्स हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। मिसाइल्स तैनात हैं। इतना बड़ा किचन है कि 1 घंटे में 3000 लोगों के लिए बेहतरीन खाना तैयार हो सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 2300 कंपार्टमेंट हैं, जिनमें एक वक्त में 1700 नौसैनिक और अधिकारी रह सकते हैं। इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में 14 डेक हैं, जहां से समुद्र की निगरानी की जा सकती है, समंदर का नजारा लिया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत का वजन 40,000 टन से ज्यादा है। इसे 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और यह मैक्सिमम 28 नॉट्स यानी समुद्री मील की रफ्तार से चल सकता है। 28 समुद्री मील की रफ्तार। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 76%, 76% सामान ऐसा लगा है जो भारत में ही बना है। विक्रांत को बनाने में बड़ी बड़ी कंपनियों के अलावा 100 से भी ज्यादा छोटी छोटी भारतीय कंपनियों ने भी अपनी भूमिका अदा की है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह आधुनिक भारत और आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता सबूत है। आज अगर अथाह समंदर में भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए आईएनएस विक्रांत तैयार है, तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है। आजादी के 75 साल बाद सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 25% बजट भी देश की यूनिवर्सिटीज और देश की कंपनियों को ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर भी विकसित हो रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए जा रहे इन कदमों से देश में रोजगार के अनेकों नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के इस रक्षक और इस कैरियर की ताकत के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आप भी हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुरीद हो जाएंगे। आईएनएस विक्रांत पर एक वक्त में 20 फाइटर जेट्स, 10 हेलीकॉप्टर्स, 32 मिसाइल्स, 4 AK-320 तोपें तैनात रहेंगी, जो समुद्र में दूर दूर तक दुश्मन को टारगेट करने में सक्षम होंगी।
आईएनएस विक्रांत पर MiG-29K के साथ साथ MH-60 और कामोव 31 हेलीकॉप्टर भी तैनात रहेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में तैरता हुआ मिलिट्री बेस होता है, जिस पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम, एंटी सरफेस वॉरफेयर सिस्टम और एंटी एयर वॉरफेयर सिस्टम्स लगे होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान से ही एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश की ताकत की निशानी होता है, प्रतीक होता है। इसीलिए भारत ने पहले ब्रिटेन से पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था, जिसका नाम आईएनएस विक्रांत ही था। समुद्र में तैरते मिलिट्री बेस की जरूरत देश को इसलिए होती है क्योंकि आज वर्ल्ड का बहुत सारा ट्रेड समुद्र के रास्ते होता है, जिसकी सिक्योरिटी के लिहाज से एयरक्राफ्ट कैरियर बेहद अहम हो जाते हैं। इसी तरह अगर किसी देश को अपनी समुद्री सीमा से दूर किसी और जगह जंग लड़नी पड़े तो एयरक्राफ्ट कैरियर इसमें बहुत उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि यहां से फाइटर जेट्स कभी भी दुश्मन पर हमले के लिए टेक ऑफ कर सकते हैं। फाइटर हेलीकॉप्टर्स के जरिए दुश्मन के जंगी जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। इसकी एक मिसाल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत ने अरब सागर से पेश की थी। इसने अरब सागर से ही कराची को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के नेवल बेस, ऑयल डिपो, पाकिस्तान के जंगी जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों को बर्बाद कर दिया था। पहले विक्रांत की परंपरा को ही आगे बढ़ाते हुए भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी आईएनएस विक्रांत ही रखा गया है। विक्रांत यानी जिसे कोई भी युद्ध में हरा न सके। जिस तरह पहला आईएनएस विक्रांत 36 साल देश की सेवा करते हुए अजेय रहा, उसी तरह आईएनएस विक्रांत भी अजेय ही रहेगा। विक्रांत की खासियत इस बात की भी है कि इसकी लेंथ को बढ़ाया गया है। जो पहले आईएनएस विक्रांत था वो करीबन 252 से 259 मीटर तक उसका लेंथ था, लेकिन इसको 262 मीटर किया गया है और इसकी फाइटर कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। कुल मिला के 30 से 35 के लगभग जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें इस डेक पर आसानी से आ सकते हैं और इसीलिए पैरेलल तरीके से अगर वेदर खराब है, क्लाइमेटिक चैलेंज है, तो इसीलिए इस सैक को तैयार किया गया। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। अगर MiG-29K जो कि भारतीय नौसेना के इस जंगी जहाज के बेड़े का एक अहम हिस्सा है, इसके ऊपर से ये नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद जो ये ओपन स्पेस दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर इसको पूरी तरह से लॉक कर दिया जाएगा ताकि अगर वेदर खराब होता है, चैलेंजेस होते हैं, तो उससे निपटा जा सके। इससे पहले भारतीय नौसेना के पास आईएनएस विक्रांत और विराट और विक्रमादित्य मौजूद थे। आईएनएस विराट और विक्रांत फेज आउट हुए, विक्रमादित्य इस समय भी मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उनका बॉयलर इंजन था, लेकिन इसमें गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत और फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि एक फ्लोटिंग शहर है, तो उसमें ये अरेस्टिंग जो वायर है उसकी होती है। तो इसीलिए ये अरेस्टिंग वायर, जो कि पहला ये फर्स्ट अरेस्टिंग वायर है, उसके अलावा इसी तरीके से 3 और, यानी कुल मिला के 3 अरेस्टिंग वायर यहां पर इस पे लगाए गए हैं ताकि जब फाइटर एयरक्राफ्ट तेजी से आए तो उस दौरान इसके में हुक होकर, यानी इसी के ऊपर हुक होकर उसे रोका जा सके। अरेस्टिंग वायर, उसके अलावा जो रेस्टिंग वायर है, ये दोनों इसमें बखूबी इसे इस तरीके से प्लेस किया गया है ताकि कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद आईएनएस विक्रांत की खूबियां बता रहे थे। आज उन्होंने बताया कि आईएनएस विक्रांत का कमीशन होना कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसका अंदाजा इस बात से लगेगा कि दुनिया में गिने चुने मुल्क हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। एशिया में केवल चाइना और भारत के पास यह काबिलियत है। दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारत, चाइना, ब्रिटेन और इटली के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। रशिया, फ्रांस और स्पेन के पास 1-1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब भारत दुनिया के उन 5 बड़े देशों में एक हो गया है जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारत अब अपनी ईस्टर्न और वेस्टर्न सीमा पर 1-1 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर सकता है। भारत को नया एयरक्राफ्ट कैरियर मिलना उन अफसरों के लिए बहुत खास मौका था जो कई साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आज जब आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया गया तो कोचीन शिपयार्ड में काम करने वाले अफसरों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कोचीन शिपयार्ड के सीएमडी ने कहा, दुनिया भारत की इस उपलब्धि को देखकर दंग रह जाएगी और समझ जाएगी कि अब भारत बदल गया है। अब भारत
किसी की मदद का मोहताज नहीं रहा। ये तो भारत के लिए एक मोमेंटस ओकेशन होगा, क्योंकि इसमें ये खाली एक जहाज़ का प्रोजेक्ट नहीं है। ये तो जैसे आपने बोला, ये भारत का आत्मनिर्भरता का एक नमूना है, एक मैसिव एग्जाम्पल है। ये भारत का इंजीनियरिंग कम्युनिटी का, शिप बिल्डिंग कम्युनिटी और इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का एक एब्सोल्यूट डेमोन्स्ट्रेशन है। तो ये बिलीफ होता है, ये बिलीफ हमारा जनरेशन, मैं तो ये शिपयार्ड में अभी 34 इयर्स रह चुका है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन का द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस उन लोग का आ जाएगा। दैट कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली हाई। ये कॉन्फिडेंस है, इंडिया बिकम्स द 5th 6th कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्चुअली डिजाइन एंड मेक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इस तरीके का एक एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये बिलीफ, ये सेल्फ बिलीफ है, कंट्री का सेल्फ बिलीफ, तो उसका एक एब्सोल्यूट डेमोन्स्ट्रेटर। एयरक्राफ्ट कैरियर वैसे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बनने लगे थे। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रिटेन ने बनाया था, लेकिन सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो आज इस मामले में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका के पास न केवल सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बल्कि सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर भी अमेरिका के ही पास हैं। अगर हम अमेरिका, चाइना और भारत के अपने आईएनएस विक्रांत से तुलना करें तो अमेरिका के पास सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरोल्ड आर फोर्ड है, जो 337 मीटर लंबा और 78 मीटर चौड़ा है। 1 लाख टन वजन वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक वक्त में 4,500 से ज्यादा सैनिक और 80 फाइटर प्लेन तैनात हैं। इसकी तुलना में चाइना का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान 316 मीटर लंबा और 76 मीटर चौड़ा है, जिसका वजन 80,000 टन से ज्यादा है। चीन ने फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को जून में लॉन्च किया था। इस वक्त उसकी फिटिंग की जा रही है। चाइना के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक वक्त में 40 से ज्यादा फाइटर प्लेन तैनात किए जा सकेंगे। वहीं भारत में बना अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इस पर एक साथ 1700 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। आईएनएस विक्रांत पर इस समय 20 फाइटर प्लेन और 10 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में तैरता शहर होता है, जिसके पास एक छोटे मोटे शहर के इस्तेमाल के बराबर बिजली बनाने की क्षमता है। इसका अपना पावर हाउस है। विक्रांत में लगे इंजन उसे 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। नेवी चीफ ने कहा कि विक्रांत अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से वो एक स्मॉल टाउन को उजाला कर सकता है। कोची में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हाफ ऑफ कोची को पूरी तरह से पावर सप्लाई करने के लिए सक्षम है। तो ये है वो स्विच बोर्ड जो कि ऑन बोर्ड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और साथ में हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ये आप जानते हैं, दिस इज द मेन स्विच बोर्ड ऑफ द शिप, और यहीं से पूरे शिप के लिए पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एंड इट कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम हेयर फॉर हमारे वेपन, सेंसर्स एज वेल एज डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यहीं से जाती है। ये कितना जनरेट करता है, क्या इसकी फंक्शनिंग है? 24 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लोज टू 24 मेगावाट वी कैन जनरेट। शिप के अंदर जो पावर हाउस जितनी इंपॉर्टेंस है, उतनी ही इंपॉर्टेंस डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर की है। इसका मतलब ये है कि डैमेज अगर कहीं पे भी होता है तो इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली और मैनुअली ये जाके उस लोकेशन को लोकेट करेगा और फिर जल्द ही उसे फिक्स करेगा। हम इस समय विक्रांत के DCHQ में हैं, यानी डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर। यहाँ पे मशीनरीज हैं, क्लासिफिकेशन की वजह से हम आपको वो नहीं दिखा सकते। अगर डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर्स ऐसा होता है, अगर कहीं भी कुछ भी आग या पानी फ्लडिंग का खतरा हो, देन वी विल कम टू नो इमीडिएटली, और उसके काउंटर एक्शन जो भी है यहाँ से इनिशिएट होता है। तो ये एक्ट करता है कि नर्व सेंटर, जिसके लिए जितना भी इंसिडेंट हो उसके काउंटर एक्शन करने के लिए। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत ने इंडियन नेवी के पुराने वॉर हॉर्स यानी पहले आईएनएस विक्रांत की यादें आज ताजा कराती। भारत में बना नया आईएनएस विक्रांत ब्रिटेन से खरीदे गए पहले एयरक्राफ्ट कैरियर से लगभग 2 गुना है। 1961 में कमीशन किए गए पुराने विक्रांत का वजन 16,000 टन था, तो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर 40,000 टन से भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट का है। पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर 700 फीट लंबा था, नया विक्रांत 862 फीट से भी लंबा है। पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर की रफ्तार
40,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नया आईएनएस विक्रांत 56,000 प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। स्वदेश में बना आईएनएस विक्रांत ब्रिटेन से खरीदे गए विक्रांत से ज्यादा ताकतवर और मॉडर्न तकनीक से लैस है। पहले एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर तैनात रहे एक पूर्व नेवल ऑफिसर सतीश मराडे इस मौके पर पुरानी यादें ताजा करते करते भावुक हो गए। Or it was a credible moment to again see the rebirth of Vikrant, and this was like we feel so proud see that in my younger age I joined a ship and now again rebirth of the Vikrant. अंतर दिख रहा है आपको वो वाला विक्रांत और ये वाला विक्रांत? इसमें बहुत सारा अंतर है। पुराने विक्रांत में जो इंग्लैंड से लेके आए थे उसमें बॉयलर्स थे और इसमें अभी गैस टर्बाइंस है। हम लोग बॉयलर्स में 40 डिग्री टेम्परेचर्स में काम करते थे उस टाइम पे, और अभी का जो कंडीशंस है इट इज मच इम्प्रूव्ड एंड लॉट ऑफ अलीजेज वे देयर, द कैटापुल्ट वाज देयर। वो कैटापुल्ट और अलीजे के बदले में अभी हैरियर्स आए हैं जो वर्टिकल लैंडिंग करते हैं, और जो न्यू एडवांस नेवी है। ये बहुत ही अच्छा कदम है प्रधानमंत्री जी ने किया जो देश को आत्मनिर्भर बना रहा है, और हर एक को ये प्राइड मोमेंट होना चाहिए कि हम लोग वर्ल्ड में एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, और नेवी के लिए एक बहुत ही बड़ा शानदार सुवर्ण अक्षरों में लिखने वाला एक इतिहास है। भारत ने पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 65 साल पहले ब्रिटेन से खरीदा था, जिसने 36 बरस तक देश की रक्षा की थी। आज जब भारत ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया तो ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस इसके गवाह बने। उन्होंने भारत को शानदार भविष्य की शुभकामनाएं दी। कोच्चि से आप सबको नमस्कार। मैं आईएनएस विक्रांत के डेक पर खड़ा हूं, जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने कमीशन किया है। इस शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए भारत सुदूर समुद्र तक अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकेगा, जो दुनिया के महासागरों को स्वतंत्र और खुले रखने के विचारों के लिहाज से बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिससे मेरा देश ब्रिटेन भी सहमत है। दोनों देशों के बीच नौसैनिक रिश्तों का एक लंबा इतिहास रहा है, और आज जब भारत अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है तो हम भी इसमें भागीदार बने। आज जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत कमीशन किया गया है, न सिर्फ समुद्री सीमा में भारत की सरहदों की निगरानी रखेगा, बल्कि इसकी वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का डोमिनेंस बढ़ जाएगा। इससे इंडियन नेवी की ताकत और क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। आईएनएस विक्रांत दुश्मन को डुबाने में बहुत बड़ी शक्ति साबित होगा। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण ने पूरी दुनिया के सामने भारत का मान इसलिए बढ़ाया क्योंकि विक्रांत 40,000 टन वजन वाला विमान वाहक जहाज है जो हमने अपने आप बनाया है। दुनिया में केवल अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही 40,000 टन और इससे ज्यादा वजन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण करने की क्षमता है। आज नरेंद्र मोदी ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जो बताया, उसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आईएनएस विक्रांत में जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5,000 घरों को रोशन किया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर का बड़ा है और इसको बनाने में इतना केबल, इतना वायर लगा है कि वो कोच्चि से शुरू करें तो काशी तक पहुंच सकता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भारतीय इंजीनियरिंग का कितना बड़ा कमाल है और देश की नौसेना के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हर भारतवासियों को गर्व होना चाहिए था, आज उस पर भी सियासत हुई। इसको लेकर भी क्रेडिट लेने की लड़ाई की गई। मोदी ने आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया, उन्होंने इसका श्रेय नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि आईएनएस विक्रांत को बनाने का काम तो हमने शुरू किया था। ओवैसी ने कहा कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तो 20 साल से बन रहा था, बन गया। मोदी जी तीसरा बनाने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे? यह बात सही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर 1-2 महीने में नहीं बन सकता, 1-2 साल में नहीं बनता। इस पर विचार तो 1997 में उस वक्त शुरू हो गया था जब आईएनएस विक्रांत रिटायर हुआ। इसके बाद अटल जी की सरकार के वक्त फैसला हुआ। डिजाइन का काम 1999 में शुरू हुआ और इसके बाद आईएनएस विक्रांत को बनाने का काम शुरू हुआ 2009 में।
2011 तक इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। इसे ड्राई डॉक से बाहर निकाला गया। 2019 में इसकी लॉन्चिंग की गई, 2013 में इसकी लॉन्चिंग की गई और 7 साल बाद यानी 2020 में इसका बेसिन ट्रायल शुरू हुआ। 2021 में इसे समंदर में उतारा गया, इसके सी टेस्ट हुए और आज 2 सितंबर 2022 को इसे नेवी को कमीशन किया गया। अब अगले साल तक यह पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यह बात तो क्लियर है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर मोदी सरकार तक हर सरकार का आईएनएस विक्रांत को बनाने में बड़ा योगदान है। इसलिए आज जब आईएनएस विक्रांत का कमीशन हुआ तो राहुल गांधी ने नेवी को इसके लिए बधाई दी। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश ने कहा आईएनएस विक्रांत को तो कांग्रेस की सरकार के वक्त 2013 में ही लॉन्च किया गया था। तो मोदी ये तो मानेंगे कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर काम 2014 से पहले भी हो रहा था। शासन में एक निरंतरता होती है, हमारे प्रधानमंत्री उसको कभी स्वीकारते नहीं है। आईएनएस विक्रांत जो आज कमीशन हुआ है, जो कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। पर इसकी शुरुआत 22 साल पहले हुई थी और पहले वाजपेयी जी की सरकार, बाद में मनमोहन जी की सरकार, बाद में मोदी सरकार। एक शासन में निरंतरता होता और 22 साल लगे हैं और प्रशंसा हम करते हैं इंडियन नेवी के इंजीनियर अफसर जो काम किए हैं। अगर आप आईएनएस विक्रांत का मील पत्थर देखें, ये 1999 में शुरू होता है और कमीशन आज हुआ है। आज के प्रधानमंत्री तो फोटो लेंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे और कहेंगे मैं आया 2014 में ये सब शुरुआत हुई। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री के गुण हैं, वो सब काम के लिए वो श्रेय खुद लेना चाहते हैं। ये गलत है। हमें कभी ना कभी गलती से भी हमारे प्रधानमंत्री को स्वीकारना चाहिए कि शासन में निरंतरता होता है। मोदी ने न तो यह कहा कि इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी, न उन्होंने ये कहा कि मैंने या मेरी सरकार ने इसे बनाया। लेकिन विरोधी दलों के नेताओं को कहने से कौन रोक सकता है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने भी इसी तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत देश की सामुद्रिक ताकत का प्रतीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को भी मालूम होगा कि इसे बनाने में 2009, 2011 और 2013 की तारीखें भी अहम है, इसलिए मोदी को उनका भी जिक्र करना चाहिए था। आईएनएस विक्रांत तो प्रतीक है कि हमारे सामरिक समृद्धि का, ताकत का। और प्रधानमंत्री जी को जरूर पता होगा कि 2009, 11 और 2013 उनके आने से पूर्व 3 महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स। अगर अपने भाषण में उसका भी जिक्र करते तो एक बृहद संदेश जाता कि सामरिक मामलों में कम से कम हम एक दायरे से ऊपर उठ करके एक्नॉलेज कर रहे हैं कि 2009 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ, वो महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। उन्होंने क्रेडिट की बात नहीं की, उन्होंने आईएनएस विक्रांत को छोड़कर बाकी सारी बातें की। चाइना के साथ विवाद का जिक्र किया, फिर कहा नेवी को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है, मोदी जी को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए। इंडियन नेवी के पास वॉरशिप्स की कमी है, इसलिए मोदी जी को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत से नेवी की ताकत तो बढ़ी है, लेकिन अगर मोदी का हौसला भी बढ़ा है तो चाइना का नाम लेकर दिखाएं। हमारी नेवी को और कोचिन शिपयार्ड को मुबारकबाद दी कि उनकी मेहनत रंग लाई है और हमारे पास आईएनएस विक्रांत जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका कमीशन आज प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से किया, उसका लॉन्च तो 2013 में हुआ था। और हम मुबारकबाद देते हैं नेवी को और कोचिन शिपयार्ड को। साथ ही साथ हमको इस बात को भी सोचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमको तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, उसकी इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं। उसी नेवी में हमको 200 शिप की जरूरत है, हमारे पास सिर्फ 130 है, क्यों नहीं दे रहे इसका परमिशन। इसलिए नहीं दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि उन्होंने भारत की इकोनॉमी को अपने गलत पॉलिसियों की वजह से बर्बाद कर दिया। उनके पास पैसे नहीं है तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, और जो 130 शिप है, हमको 200 शिप की जरूरत है।
तो ये, और तीसरी बात यह है कि 45,000 टन का ये इतना बड़ा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर देखकर उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत आएगी और वो लफ्ज चीन अपनी जबान से अदा करेंगे और भारत के पार्लियामेंट में सेशन को बुलाएंगे ताकि चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर, जो चीन आज हमारे ग्रेजिंग राइट्स को बंद कर दिया है, करीब 10 किलोमीटर भारत की टेरिटरी में अंदर आ चुका है, जिससे 10 गांव मुतासर हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये इतना बड़ा विक्रांत को देखकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत आएगी और वो चीन का नाम लेंगे और पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर चीन की इस भारत की जमीन पर कब्जा के बारे में डिस्कशन होगा। अब जरा सोचिए, आज के मौके पर चाइना की बात उठाने का क्या मतलब? एयरक्राफ्ट कैरियर का लद्दाख में टेंशन से क्या लेना देना? चाइना ने हमारी कौन सी जमीन पर कब्जा किया है? लेकिन ओवैसी हैं, मोदी के खिलाफ कुछ तो बोलना है, बोल दिया। हालांकि बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने विरोधियों को करारा जवाब दिया। गौरव भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की सिक्योरिटी के मुद्दे पर, सामरिक विषयों पर सभी राजनीतिक दलों से एक होने की अपील बार बार करते हैं, लेकिन विपक्ष इसमें भी सियासत करता है। उन्होंने विरोधी दलों को, खासकर कांग्रेस को याद दिलाया कि वो किस तरह से नेवी के झंडे में कॉलोनियल काल की निशानी को ढोती रही। नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने आपको यह दिखाई तस्वीर, सेंट जॉर्ज का क्रॉस हटा के आज वह स्तंभ दिखाया जा रहा है, आज वह तिरंगा है। इससे बड़ा क्या सबूत होगा? ये जो गुलामी करते हैं ना, इनको नहीं समझ में आएगा। मैं तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें एकजुट होकर भारत की अखंडता का ध्यान रखना है। दुख यह है कि पूरा भारत एकजुट है, गौरवान्वित है, और इनको दिक्कत हो रही है, ये दुखी हैं, तो इनको पाठ लेना चाहिए कि एकजुटता होती क्या है। बीजेपी के प्रवक्ता ने बात इसलिए कही क्योंकि आज नेवी का निशान भी कॉलोनियल एरा की निशानी से मुक्त हो गया। गुलामी की जो निशानी अब तक हमारी नेवी के झंडे पर थी, वो आज खत्म हो गई। असल में 1947 से लेकर 2014 तक नेवी के निशान में अंग्रेजों के शासन की झलक दिखती थी। लाल रंग का सेंट जॉर्ज क्रॉस का निशान हमारी नेवी के झंडे पर था, लेकिन आज से ये नहीं रहेगा। हालांकि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 3 साल के लिए अंग्रेजों की निशानी को हटा दिया था, लेकिन 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई और इस निशान को फिर से वापस ले आई। नेवी का इंसाइन कब कब बदला और कैसे बदला, ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखा देता हूं कि नेवी का नया इंसाइन कैसा है। With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor depicting steadfastness and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham No Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. नेवी का नया निशान भी स्वदेशी से प्रेरित है। इस नए निशान को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित किया गया है। नेवी से नए इंसाइन का इंस्पिरेशन छत्रपति शिवाजी महाराज की सील है। शिवाजी महाराज युद्ध कला के पारंगत थे। उन्होंने समुद्री सीमा को सुरक्षित करने के लिए अपनी नेवी बनाई थी। शिवाजी महाराज की नौसेना को काफी ताकतवर माना जाता था और इस नौसेना ने कई विदेशी आक्रमणकारियों का बखूबी सामना किया। इसी को सम्मान देते हुए आज नेवी का जो नया इंसाइन बनाया गया, उसमें शिवाजी महाराज के राज चिन्ह की झलक दिखाई दे रही है। आज हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद आईएनएस विक्रांत के डेक पर उस जगह गए जहां नेवी के नए इंसाइन वाला झंडा शान से लहरा रहा था।
ये देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक आईएनएस विक्रांत है और आज ही भारतीय नौसेना को नया साइन मिला है, यानी नया निशान मिला है। ये निशान जिसमें एक तरफ राष्ट्रीय ध्वज है तो वहीं दूसरी तरफ ये ऑक्टागोनल, जो कि ये दिखाता है कि भारतीय नौसेना अपने मल्टी डायरेक्शनल ऑपरेशंस में हमेशा 24 घंटे अलर्ट है। उसके साथ साथ जो अंदर का हिस्सा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी सबसे पहली नौसेना ने जब घुसपैठी आ रहे थे तो उनको मुंह की खानी पड़ी थी उनकी वजह से, तो उन्हीं के याद में उन्हीं को ये दर्शाते हुए ये पूरा डबल लेयरिंग दिखाई गई है। अंदर भारतीय नौसेना का चिन्ह है, अशोक स्तंभ है और भारतीय नौसेना का मोटो श नो वरुणा ये लिखा हुआ है। दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए निशान के तौर पर भारतीय नौसेना को प्रदान किया है। इससे पहले जो चिन्ह था वो अलग अलग टाइम पर 5 बार बदला गया, लेकिन आज ये दर्शाता है देश की आत्मनिर्भरता का। ये बताता है कि देश जो गुलामी की जंजीरों में था उससे छूटकर अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है। जरा सोचिए, नेवी को अंग्रेजों की निशानी से निजात दिलाने में 75 साल लग गए। असल में 1947 से 1950 तक नेवी के इंसाइन पर ब्रिटिश फ्लैग और सेंट जॉर्ज क्रॉस हुआ करता था। आजादी के बाद यह वक्त था जब इंडियन नेवी पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में थी, इसलिए इन 3 सालों में नेवी के इंसाइन पर ब्रिटिश फ्लैग और सेंट जॉर्ज क्रॉस दोनों ही रहा। 1950 में 1950 को भारत सॉवरेन रिपब्लिक बना, तब नेवी के निशान में ब्रिटिश फ्लैग की जगह तिरंगा लगा दिया गया, लेकिन इंसाइन पर सेंट जॉर्ज का क्रॉस कायम रहा। 1950 से 2001 तक यही रहा। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसमें बदलाव किया, सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया और उसकी जगह शिप में इस्तेमाल होने वाला एंकर और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक लगाया। लेकिन 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो नेवी के इंसाइन में एंकर को हटाकर फिर से सेंट जॉर्ज क्रॉस की वापसी हुई। हालांकि इसके साथ नेशनल एम्बलम लगा रहा, लेकिन आज से नेवी को अपना नया इंसाइन मिला है। सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है, एंकर की वापसी हुई, लेकिन उसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज चिन्ह से प्रेरणा लेकर एक ऑक्टागन शेप का चिन्ह भी बनाया गया। इंसाइन में एक और नई चीज जोड़ी गई है, नेवी का मोटो श नो वरुण इसमें जोड़ा गया है। शनो वरुण का मतलब होता है जल के देवता हमारे लिए शुभ हों। हिंदू मान्यताओं में वरुण देव को जल का देवता माना जाता है, यानी अब नेवी के इंसाइन में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज चिन्ह और नेवी के मोटो को जोड़ दिया गया है और सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही भी कि औपनिवेशिक काल की कॉलोनियल टाइम की जितनी भी निशानियां हैं उन्हें हटाया जाना जरूरी है। आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं।
मुझे विश्वास है भारतीयता की भावना से ओतप्रोत ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा। ये बात सही है कि नेवी ने आज जिस निशान को हटाया वो हमारी दास्ता का प्रतीक था। आज नेवी के झंडे पर जो नया निशान दिखाई दिया वो छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक है। अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे देश पर राज किया, हमें आपस में लड़वाया, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की, अपनी शिक्षा नीति के जरिए हमें गुलाम बनाने की कोशिश की, भारत माता की जय कहने वालों पर दमन चक्र चलाया, लेकिन न वो भारत को मिटा पाए न भारतीयता को। लेकिन एक कड़वा सच जरूर है, वो ये कि हमने अंग्रेजों से लड़कर आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन बरसों के अंग्रेजों के शासन की कुछ निशान आज भी हमारे सीनों पर बाकी हैं। आज भी गुलामी के बहुत सारे सिंबल, बहुत सारी पहचान मौजूद है, और सबसे बड़ा सिंबल है अंग्रेजों की दी हुई मानसिकता। मैं नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने बार बार लोगों को याद दिलाया कि हमें अंग्रेजों की दी हुई इस मानसिकता से मुक्ति पानी है। हमने अपने आप पर, अपनी विरासत पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करना है। इसीलिए वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे नारों की जरूरत पड़ी। आज सेंट जॉर्ज क्रॉस का हटाया जाना गुलामी की मानसिकता को तोड़ने की तरफ एक कदम है। आज जब वीर शिवाजी का प्रतीक लहराया तो हम सबको उस पर मान होना चाहिए था। और मुझे देखकर हैरानी हुई कि हमेशा शिवाजी का नाम लेने वाले शरद राव पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव मुद्रा निशान को लेकर कुछ नहीं कहा। आज आईएनएस विक्रांत का समुद्र में उतरना भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यही आत्मनिर्भरता भारत को आत्मगौरव की तरफ ले जाएगी, और बिना आत्मगौरव के कोई भी देश दुनिया की महाशक्ति नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ करप्शन फ्री इंडिया पर भी है। आज मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की, लेकिन कल मोदी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे थे, और यह बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुभ गई, बुरी लग गई। इसलिए आज नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, कहां कोई भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है। नीतीश ने कहा वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, बिहार की जनता सब देख रही है। असल में 2 दिन से पटना में जेडीयू के कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार के पोस्टर लगवाए गए हैं, जिनमें लिखा प्रदेश ने देखा अब देश में दिखेगा, मन की बात नहीं मान की बात, आगाज हुआ बदलाव होगा, आश्वासन नहीं सुशासन, इस तरह के तमाम स्लोगन लिखे गए हैं। संकेत साफ है, नीतीश 2024 में खुद को मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं। इसलिए मोदी कुछ कहते हैं तो आजकल नीतीश कुमार जरूर रिएक्ट करते हैं। मोदी ने कल केरल में भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्शन देने वालों की बात की तो नीतीश कुमार ने कहा कि पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, कौन संरक्षण दे रहा है, कहां संरक्षण दे रहा है। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम किए और किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा, और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। कहाँ कौन भ्रष्टाचारी को बता रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की बात इसलिए की क्योंकि याद दिलाना चाहते हैं कि उन्हें बिहार में 17 साल जरूर हो गए, लेकिन दिल्ली की सियासत का भी उन्हें अनुभव है। वो दिल्ली की दावेदारी कर सकते हैं। और मोदी के बयान से वो परेशान इसलिए क्योंकि मोदी ने कल केरल में नीतीश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ था। मोदी ने कहा था अब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो रहा है, इसलिए
नए नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले भी इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी ने क्या कहा था, वो बात भी आपको सुनवा देता हूं। जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। मोदी के इस बयान पर तेजस्वी यादव भी बोले। तेजस्वी ने कहा कि दूसरी पार्टियों को बीजेपी भ्रष्टाचारी बताती है, वही लोग जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि करप्शन के बारे में कोई बीजेपी से क्यों नहीं पूछता, बीजेपी के एमएलए और एमपी के खिलाफ छापे क्यों नहीं पड़ते, क्या बीजेपी में सब पाक साफ हैं? से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं, किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। जरा पूछिए, ये सवाल मेरे लायक नहीं है, ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं उसका जवाब वही ना दे पाएंगे। तेजस्वी यादव ने जो बात कही, जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी लगभग वही बात कही, लेकिन उनके तेवर थोड़े तल्ख थे। ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करप्शन के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, वो अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलने दीजिए। मैंने पहले कहा है कि प्रधानमंत्री जी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे आजकल जब भी करप्शन की बात होती है तो उसे पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम दिया जाता है। जिस पर भी इल्जाम लगता है वो याद दिलाने लगता है कि दूसरों पर केस क्यों नहीं हुए। झारखंड और पश्चिम बंगाल के नेता रोज यही बात कहते नजर आते हैं। आज ही ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में सीबीआई और ईडी ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि बंगाल के लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाते हैं। आज कोलकाता में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोयला घोटाले के केस में अभिषेक बनर्जी से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। अभिषेक बनर्जी जब ईडी के दफ्तर पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर और खास तौर पर अमित शाह पर डायरेक्ट अटैक किया। अभिषेक ने कहा अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें जेल में क्यों नहीं डाल दिया जाता। यह सब उनको डराने के लिए हो रहा है, लेकिन वो न डरेंगे न झुकेंगे। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लिए उनके यहां सीबीआई रेड नहीं हुई। गुजरात और एमपी में ईडी और सीबीआई की रेड नहीं होती। बिहार में सरकार बदलते ही अगले दिन ही सीबीआई पहुंच गई। 5 साल तक वहां पर सीबीआई की रेड क्यों नहीं हुई? बीजेपी साथ में थी इसलिए। झारखंड में सरकार गिराने के लिए तोड़फोड़ शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी गई। देश के गृह मंत्री का एक ही काम है, घर के बेटे को देश प्रेम नहीं सिखा सकते। सिर्फ विधायकों की खरीद फरोख्त करो और फिर सरकार गिराओ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री रह चुके नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत जेल में हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पावरफुल सहयोगी पार्थ चैटर्जी जेल में हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। तो ये तो कहा जा सकता है कि पिछले 75 साल से देश की जनता ने राजनेताओं को करप्शन करते देखा, लेकिन जेल जाते बहुत कम देखा। और अब कम से कम इतना हुआ है कि भ्रष्टाचार करने वाले अगर पॉलिटिकली पावरफुल हैं, अगर सरकार में मंत्री हैं, तो भी उनके खिलाफ एक्शन तो होता है। मुंबई से एक वीडियो मेरे पास आया जिसे देखकर मुझे लगा कि इसे आपको भी देखना चाहिए। यह वीडियो 27 अगस्त का है। मुंबई के चिंचपोकली इलाके में चिंतामणि मंडल के गणपति की मूर्ति के आगमन की यात्रा निकली थी। इस यात्रा में
भारी भीड़ जुटी थी। करीब 1 लाख लोग जमा हुए थे। इसी दौरान सड़क पर एक एम्बुलेंस आ गई जिसमें गंभीर रूप से बीमार मरीज थे। एक तरफ सड़क पर 1 लाख लोगों की भीड़, दूसरी तरफ एम्बुलेंस जिसका इस भीड़ के बीच से निकलना बेहद जरूरी था। एम्बुलेंस को देखकर गणपति के भक्तों ने खुद ही भीड़ हटाई, कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस बड़ी आसानी से 1 लाख लोगों की भीड़ के बीच से निकल गई। लोगों की इस पहल का, इस समझदारी का, भीड़ के बीच से एम्बुलेंस निकालने के ये जो वीडियो है ये मौजूद एक मौके पर जो मौजूद था शख्स उसने बनाया। और ये वीडियो इस बात की मिसाल है कि जरूरत पड़ने पर मुश्किलें आसान हो सकती हैं। इससे गणपति के भक्तों के सिविक सेंस का भी पता चलता है और उन्हें सलाम करना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।